Hello friends, welcome to my channel Biologus Shuzma and I am your tutor Uzma here. So today this is a part 2 video of DNA replication. So इसमें हम जो है DNA replication के different principles पढ़ेंगे. So we all know कि जो आपने process पढ़ी होगी अभी तक कि DNA replication कैसे होता है, initiation, elongation and termination और different enzymes कैसे वहाँ आके असेंबल होते हैं और रेप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। बट वो एक उस प्रोसेस को करने के पीछे जो एक प्रिंसिपल होता है, वो प्रोसेस होती कैसे है वो हम देखेंगे। तो बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन के जो होते हैं 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला है कि जो रेप्लिकेशन है, मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज़ सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। सो ये पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे जो है सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है और मिज़ल्सन एंड स्टाल्स के एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव भी किया था, ठीक है। तो नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी द सेकेंड प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें हम ये नहीं स्टडी करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, गो टू माय प्लेलिस्ट एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। ओके, नाउ कमिंग टू दिस सेकेंड प्रिंसिपल कि रेप्लिकेशन इज़ बाई डायरेक्शनल। सो अगर आपको याद हो वहाँ पे, ठीक है, हमने ये बोला था कि जो आपका रेप्लिकेशन होता है बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव कैसे होता है। लेट मी शो यू हियर समवेयर स्पेस। ओके, तो आपका जो रेप्लिकेशन होता है, हमने ये बोला था कि ये 2 पेरेंटल स्ट्रैंड होती हैं, ये सेपरेट होती हैं, ठीक है। एक पेरेंटल स्ट्रैंड ये हुई, एक पेरेंटल स्ट्रैंड ये है, ठीक है। और फिर आपकी जो नई स्ट्रैंड बनती है वो डॉटर स्ट्रैंड बनती है, ठीक है। ये डॉटर है, तो इस तरीके से ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है कि पूरी की पूरी ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ये पूरी अलग हो जाए, ठीक है। ऐसा डीएनए अलग पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। सो होता कैसे है, ये डीएनए थोड़ा थोड़ा खुलता है, ठीक है, ओपन होता है। जैसे ये डीएनए की 2 स्ट्रैंड है, इफ़ यू कैन सी हियर, ठीक है। तो ये डीएनए की स्ट्रैंड्स जो होती है ना, ये थोड़ी थोड़ी खुलती हैं। लेट मी शो यू, ठीक है। ये हैं स्ट्रैंड, तो वेट अ मिनट। ओके, सो ये जैसे आपका ये डीएनए है, ठीक है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा ओपन होगा। जैसे यहाँ से थोड़ा सा ये ओपन हुआ, तो यहाँ पे जो है आपकी ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, इसको देख के आपकी यहाँ पे नई डॉटर बनेगी और ये वाले को देख के यहाँ पे नई डॉटर बनेगी। तो इस तरीके से ये काम चलता है कि थोड़ा थोड़ा ये ओपन होता है। सो अब ये जो ओपन करने का तरीका है यही हम देखेंगे। तो जहाँ से ये ओपन होता है, सो यू कैन सी हियर, ये ओपन हो रहा है, ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे सारे डीएनए रेप्लिकेशन की जो एंजाइम्स होती हैं वो असेंबल होती हैं, तो इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोक। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो वाई शेप का होता है, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है आपका, यही आपका सेकेंड प्रिंसिपल है कि जो रेप्लिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन से ये आपका डीएनए जो है ओपन होता है। सो यू कैन सी हियर, लेट मी शो। ओके, सो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये 2 डायरेक्शन से ओपन हो रहा है, इसीलिए हम इसे बाई डायरेक्शनल कहेंगे। और दिस इज़ द रेप्लिकेशन फोक, ये जो आपकी दोनों दिख रही है, दिस इज़ रेप्लिकेशन फोक एंड दिस इज़ द रेप्लिकेशन फोक। और जब ये डीएनए जो कि रेप्लिकेशन फोक बनाए हुए हैं, एंड इफ दिस डीएनए, इफ़ यू विल सी दिस रेप्लिकेटिंग डीएनए इन द माइक्रोस्कोप, देन इफ़ इट इज़ अ यूकैरियोटिक डीएनए, तो यूकैरियोटिक डीएनए आपका लीनियर शेप का होता है। तो अगर इस रेप्लिकेटिंग डीएनए को आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो आपको आई शेप का दिखेगा। तो यहाँ से ज़्यादा ऐसे एज सच बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस फैक्चुअल होते हैं 2 मार्क कि रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल है कि नहीं, किस में है, यूकैरियोट में कि प्रोकैरियोट में। सो इन बोथ यू विल फाइंड बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, 2 रेप्लिकेशन फोक इज फॉर्म्ड एंड द स्ट्रक्चर इज़ वाई शेप, ठीक है। और यूकैरियोट में क्योंकि उसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है डीएनए का, तो वो जो डीएनए जो है वो एक आई शेप स्ट्रक्चर ज्यूम करता है। सेम वे अगर आप प्रोकैरियोटिक डीएनए पे आएंगे, ठीक है, सो वो सर्कुलर शेप का होता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वो थीटा शेप दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको,
जो थीटा होता है ना, तो ये ओपन हो रहा होता है तो कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट एक्सेप्शंस कुछ ये हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है आपका और क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है, उसका रेप्लिकेशन यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता। जैसे ये डीएनए है तो यहाँ से भी रेप्लिकेशन हो रहा होगा, यहाँ से भी, तो इसको बाई डायरेक्शनल कहेंगे। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ एक ही डायरेक्शन से रेप्लिकेशन चलता है, तो इसलिए जो है हम उसे यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ योर रेप्लिकेशन प्रोसीड इन 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। तो इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा आप एग्जांपल लीजिए। सपोज़ कीजिए ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, एक धागा है, ठीक है, और इसमें आपको स्मॉल स्मॉल पर्ल्स है या आपको बीड्स दे दी गई हैं जो आपको इसके अंदर ऐड करके और आपको एक नेकलेस या माला जैसी बनानी है। सो आप क्या करेंगे, एक डायरेक्शन से आप ऐड करेंगे, एक एंड से आप इस बीड्स को ऐड करते जाएंगे। लेकिन ये जो माला है या नेकलेस है, इसकी इलोंगेशन की डायरेक्शन इधर से होगी, ठीक है। ये बढ़ता हुआ इधर से दिखेगा, मतलब सारी जो बीड्स आएंगी यहाँ ऐड होती जाएंगी, ठीक है। लेकिन आप ऐड तो यहाँ से कर रहे हैं तो आपको इलोंगेशन की डायरेक्शन ये दिखेगी, लेकिन एडिशन की डायरेक्शन ये दिखेगी। तो जहाँ से ऐड कर रहे हैं उसको आप 3 प्राइम कह देंगे और जो इलोंगेशन हो रहा है वो 5 प्राइम है, ठीक है। तो सेम आपको यहाँ यही समझना है, ये जो रेप्लिकेशन होता है उसकी रेप्लिकेशन प्रोसेस की जो डायरेक्शन होती है या रेप्लिकेशन के डीएनए के एलोंगेट होने की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा 5 प्राइम से होती है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, जो आप ऐड कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड को, वो हमेशा 3 प्राइम से ऐड होगा। कभी भी 5 प्राइम फॉस्फेट पे कोई भी नया न्यूक्लियोटाइड नहीं आएगा, लेकिन 3 प्राइम OH पे जो भी नए न्यूक्लियोटाइड आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट मस्ट है। तो अब हम इसका जो है ये यही कह रहा है कि इलोंगेशन ऑफ डीएनए चेन अकर इन 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है, बट द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड अकर इन 3 प्राइम to 5 प्राइम डायरेक्शन ड्यू टू द नेसेसिटी ऑफ 3 प्राइम OH ग्रुप, ठीक है। नाउ विल सी कि ये इलोंगेशन प्रोसेस होती कैसे है, या फिर ये जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है ये कैसे हो रही है, ठीक है, वो हम पूरा देखेंगे। तो सपोज़ कीजिए ये आपकी जो है ये आपकी पेरेंटल स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये जो बन रही है ये आपकी डॉटर स्ट्रैंड है, राइट। सो अब जो है हमें जस्ट अ मिनट, ओके, अब जो है हमें यहाँ पे एक नया बेस ऐड करवाना है, नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाना है यहाँ पे। सो ये 3 प्राइम OH ग्रुप है आपका, ठीक है, जो फ्री है, और अब यहाँ पे नया न्यूक्लियोटाइड आएगा। तो जो सेल में आपके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, वो हम ऑलवेज़ रिमेंबर कि वो आपके ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं। मान लीजिए एडेनिन का एक न्यूक्लियोटाइड है तो वो कैसा होगा, आपका 3 ये फॉस्फेट होंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपका शुगर होगा और इधर एक एडेनिन है। तो ये हो गया आपका एडेनिन ट्राईफॉस्फेट, या जिसको आप ATP बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसी तरह एक ही जगह आपने G लिख दिया तो ये GTP हो जाएगा, ठीक है, ये GTP हो जाएगा। तो सेल में ये इस फॉर्म में होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये है, ये आपका जो है ये ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में, बट इस फॉर्म में ये आपके डीएनए में नहीं ऐड कर सकता, मतलब ये डीएनए की चेन नहीं बना सकता। ये किस फॉर्म में ऐड हो सकता है, ये ऐड होगा AMP, GMP या CMP, मोनोफॉस्फेट, मतलब इसके जो 2 फॉस्फेट हैं वो आपको रिमूव करने पड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ फॉस्फेट की नंबरिंग देखें तो जो सबसे पहला फॉस्फेट है जो शुगर से अटैच है उसे हम अल्फ़ा बोलते हैं, और दूसरा बीटा, एंड द थर्ड फॉस्फेट इज़ गामा। इसी तरीके से आपका नाम आगे होता जाएगा, ओके। नाउ तो हमें क्या करना है कि इसमें से जो है ये 2 फॉस्फेट रिमूव करने हैं, और हमें जो ऐड करवाना है, जस्ट अ मिनट, जो ऐड करवाना है वो सिर्फ इतना पोर्शन करवाना है, ठीक है। एक फॉस्फेट शुगर ऑफ बेस आपका जो भी है, मतलब मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में। तो ये 2 फॉस्फेट बीटा और गामा आपको रिमूव करना होगा। तो आप कैसे रिमूव करेंगे इसको वो हम देखेंगे। सो ये जो आपका जस्ट अ मिनट, ओके, सो ये जो आपकी रिएक्शन चल रही है
ये जो भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन चल रही है वो कौन करवा रहा है, वो करवा रहा है आपका डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, वो करवा रहा है आपका डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। सो इस डीएनए पॉलीमरेज का हम स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे। इस एंजाइम के एक्टिव साइट पे मैग्नीशियम आयन होता है, ठीक है। सो ये मैग्नीशियम क्या करता है, इस 3' OH ग्रुप का जो प्रोटॉन है उसको निकाल देता है, ठीक है। प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये अभी OH के फॉर्म में एक्टिव है, सॉरी इनएक्टिव है, थोड़ा स्टेबल है, तो हमने इसका OH निकाल दिया, तो नाउ इट बिकेम 3'O, ठीक है। ये बहुत एक्टिव बन गया, ठीक है, अनस्टेबल हो गया, एंड इट नीड इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और ये क्या करेगा, जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है जो भी सेल में प्रेजेंट है ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, उसके अल्फ़ा और बीटा फॉस्फेट पे जाके ये अटैक करेगा, इस बॉन्ड को ये यहाँ से ब्रेक कर देगा, ठीक है, और ख़ुद इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये जो है ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और फिर इस फॉर्म में ये जो जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से होता है। अब नेक्स्ट हमें ये समझना है, तो ओके, जब एक फॉस्फेट ब्रेक होता है तो हम ऐसा मानते हैं 1 ATP इज़ यूज्ड, ठीक है, 1 ATP इज़ इक्वल टू हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 फॉस्फेट, ठीक है। सो अब हम समझेंगे, अब ये जो पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में जो बीटा और गामा फॉस्फेट आपका रिमूव हुआ है, ये भी अभी बहुत एक्टिव है, ठीक है, अनस्टेबल है, इसको पायरोफॉस्फेट कहते हैं। तो इसमें अभी कैपेबिलिटी है कि ये जो इस फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और जैसे ही अगर ये ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में रहा तो ये डीएनए की चेन से जो है ब्रेक होके निकल जाएगा, ये वहाँ पे अटैच नहीं होगा, ठीक है, डीएनए में। तो इसलिए हमें इस पायरोफॉस्फेट को फिर से अनस्टेबल बनाना है, ठीक है, इस पायरोफॉस्फेट को फिर से हमें ब्रेक करना है ताकि ये रिएक्ट ना कर पाए, ठीक है। सो हम इसे, अभी ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट था पायरोफॉस्फेट, अब हम इसको और ज़्यादा ब्रेक करके हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में ला देंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज। ओके, सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो ये आपका हमने क्या किया, एक बार यहाँ फॉस्फेट ब्रेक किया, एक बार यहाँ फॉस्फेट ब्रेक किया, तो हमने अप्रॉक्सीमेटली 2 ATP यूज़ किए इस पूरे रिएक्शन में। सो आई होप आपको ये दिख रहा होगा। लेट मी, ओके, सो इस पूरी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हमने क्या किया है, सिंपल सा, कि जो आपका 3' OH ग्रुप है जो है, इसको मैग्नीशियम ने इसका प्रोटॉन निकाल लिया, फिर ये 3' O जो है आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा ट्राईफॉस्फेट पे, उस पर बीटा और आपका जो है अल्फ़ा के बॉन्ड जो है इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, ओके, फिर यहाँ से पायरोफॉस्फेट रिलीज़ हो जाएगा, पायरोफॉस्फेट को फिर से ब्रेक डाउन करवा दिया जाएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है अक्सर आपका, वो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर सपोज़ कीजिए आपने इस गामा फॉस्फेट को लेबल कर दिया, कोई रेडियो एक्टिव फॉस्फेट लगा दिया, या फिर बीटा को लेबल कर दिया, तो क्या आपको इलोंगेटिंग चेन में आपको ये लेबल्ड फॉस्फेट दिखेगा? डीएनए की चेन में नहीं दिखेगा, बिकॉज ये रिमूव हो जाता है, ठीक है, ये नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वही आपने इसको अल्फ़ा फॉस्फेट को लेबल किया है तब आपको ये दिखेगा। तो ये एक क्वेश्चन भी रहा है CSIR का जो पूछा गया। तो ऑलवेज़ रिमेंबर, जो आपकी इलोंगेटिंग चेन होती है उसमें हमेशा मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में अटैच होता है, और वो जो फॉस्फेट होता है वो अल्फ़ा फॉस्फेट होता है। तो कभी भी अगर आपने गामा बीटा को लेबल किया है तो वो आपको नहीं मिलेगा। सो एक बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ समझना है कि जो रेप्लिकेशन है आपका वो एक कपल्ड प्रोसेस है, ठीक है, कपल्ड रिएक्शन है, कि इसमें 2 रिएक्शन एक साथ चल रही है। कैसे? यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, यहाँ पे जो है आपके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जा रहे हैं सारे, तो एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन चल रही है, उसके साथ साथ आपका जो है ATP का हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है, ठीक है। सो replication is a coupled reaction where polymerization is coupled to ATP hydrolysis। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा ये है कि एक स्ट्रैंड में, जैसे आपकी ये ऐसे डीएनए की 2 स्ट्रैंड होगी ना, ये एक 2 है तो दोनों अलग हुई, एक ये स्ट्रैंड हो गई, एक ये स्ट्रैंड हो गई। तो एक स्ट्रैंड में एक बेस ऐड करने के लिए आपको 2 ATP लगे। अभी आपने देखा 2 ATP लगे आपको, ठीक है। सो आपके 2 स्ट्रैंड में
ठीक है, बेस ऐड करने के लिए कितने ATP लगेंगे, तो ऑलवेज रिमेंबर इट रिक्वायर 4 ATP, 4 ATP लगते हैं दोनों स्ट्रैंड में एक बेस ऐड करने के लिए। तो जितना नंबर ऑफ जीनोम का जो साइज़ दिया होगा उसको बस आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका टोटल नंबर ऑफ ATP आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड प्रिंसिपल कि रेप्लिकेशन प्रोसीड इन 5' to 3' डायरेक्शन, बट एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड अकर इन 3' डायरेक्शन। ठीक है, 3' OH group. Now the next principle is your replication is semi discontinuous nature. ठीक है, तो आपने सेमी कंजर्वेटिव नेचर पढ़ा है रेप्लिकेशन का। अब हम लास्ट प्रिंसिपल जो है वो ये पढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन आपका सेमी डिसकंटिन्यूअस नेचर का है। तो सेमी डिसकंटिन्यूअस का क्या मतलब है, एक होता है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस मतलब होता है कि जो बिल्कुल एक बार में ना हो, कंटिन्यूअस मैनर में नहीं हो रहा है, उसे हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस। रुक रुक के हो रहा है, फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में सिंथेसाइज हो रहा है, उसे हम डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। लेकिन सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि जो पूरा रेप्लिकेशन है वो पूरा डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कुछ डिसकंटिन्यूअस है कुछ कंटिन्यूअस है, इसलिए हमने बोला ये सेमी डिसकंटिन्यूअस नेचर का है। तो अब हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपकी ये, अब हमें ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो रेप्लिकेशन होता है, हमेशा याद रखिएगा 3 पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है रेप्लिकेशन के लिए। पहली चीज़, रेप्लिकेशन हमेशा एंटी पैरेलल होना चाहिए। मतलब अगर आपकी एक स्ट्रैंड जो पेरेंटल है वो 5' to 3' है, ठीक है, तो जो आपकी डॉटर बनेगी ना वो 3 to 5 बननी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमेशा एंटी पैरेलल होना चाहिए। अगर आपकी पेरेंट 3 to 5 है पेरेंटल स्ट्रैंड, तो आपकी डॉटर स्ट्रैंड 5 to 3' बननी चाहिए। ठीक है, तो एक पॉइंट ये याद रखिएगा। दूसरा है कि आपका जो है चाहे आप कोई भी डायरेक्शन में करवाएं मतलब कोई भी स्ट्रैंड का आप रेप्लिकेशन करवाएं, जैसे आप 3 to 5' का आप रेप्लिकेशन करवा रहे हैं, तो अब इसकी स्ट्रैंड कैसी बननी चाहिए, 5 to 3 में बननी चाहिए। ठीक है, तो एंटी पैरेललिटी को तो मेंटेन करना है, लेकिन हमेशा रेप्लिकेशन जो एडिशन होना चाहिए वो 3' OH ग्रुप से होना चाहिए और स्टार्ट 5' से होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, वो हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो जैसे आपकी ये 2 स्ट्रैंड है DNA की, ये रेड वाली है आपकी, ठीक है, यू कैन से दिस वन इज़ अ पेरेंटल स्ट्रैंड एंड अनदर वन इज़ दिस वन। ठीक है, तो हम एक स्ट्रैंड को लेके समझेंगे। ठीक है, तो ये वाली है आपकी रेड वाली स्ट्रैंड है, यू कैन सी हियर। ठीक है, ये 5' to 3' डायरेक्शन है, और हमें पता है कि आपके जो है रेप्लिकेशन जो है बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब इस स्ट्रैंड ये जो है ये इधर से भी रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, और इधर से भी होना चाहिए, क्योंकि 2 रेप्लिकेशन फोक बनेगी। ठीक है, तो ओके, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा दोनों डायरेक्शन में। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, ये आपकी स्ट्रैंड है 5', ठीक है, यहाँ से रेप्लिकेशन फोक बना, आपका DNA ओपन हुआ। तो सिंपल सी बात है, ये 5' अगर आपका ये पेरेंटल है तो आपका DNA जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा वो 3' से स्टार्ट होगा, क्योंकि एंटी पैरेललिटी मेंटेन रखनी है। तो आपने 3' से स्टार्ट कर दिया, तो 3' OH ग्रुप भी मिल गया, तो ये भी एक आपकी कंडीशन फुलफ़िल हो गई। अब ये यहाँ से ऐड करता जाएगा न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि हर बार इसको 3' OH ग्रुप मिल रहा है। यहाँ पे 3' OH, फिर 5' फॉस्फेट, फिर 3' OH फिर से मिल गया, फिर ये ऐसे ऐड करता जाएगा। ठीक है, जहाँ तक DNA खुला है ये ऐड होता जाएगा। अब अगर आप यही इधर आते, इसी स्ट्रैंड पे आप इधर आइए, इधर वाली रेप्लिकेशन फोक पे, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये स्ट्रैंड 3' है। ठीक है, तो जो इसका ये पेरेंटल था, अब इसका जो डॉटर बनेगा वो 5' से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, हमेशा 5 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जो है, जस्ट अ मिनट, अगर आप 5' से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे सपोज़ कीजिए 3 इधर और 5, अगर आपने 5 से स्टार्ट कर दिया तो ये 5 फॉस्फेट तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा ना, इसके आगे कुछ ऐड नहीं होगा। ठीक है, अगर आप 5 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 5' फॉस्फेट पे कुछ ऐड नहीं होता है, उसको 3' की ज़रूरत है। तो इस कंडीशन में क्या होता है
ये प्रोसेस कुछ ऐसे चलती है। जस्ट अ मिनट, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हम ये करते हैं कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाते हैं। ऐसे आप देख रहे होंगे ये फ्रेगमेंट बने हैं, 3 to 5 3 to 5 आप बनाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब इसको यहाँ 3' OH मिल गया, यू कैन सी हियर, इसको ये 3' OH फ्री मिल गया। अब ये यहाँ से एलोंगेट कर देगा, फिर यहाँ पे 3' मिल गया, ये इधर एलोंगेशन कर देगा, ये इधर कर देगा, तो ऐसे एलोंगेशन चलती जाएगी, ठीक है। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में सिंथेसाइज होगा आपका डीएनए, ठीक है। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन उल्टी हो गई है और ये इधर की डायरेक्शन में सिंथेसाइज करेगा और फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में सिंथेसाइज करेगा। तो इन फ्रेगमेंट्स को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं उनका नाम ओकाज़ाकी था, उनके नाम पे ये इसको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो बस यही एक बात समझनी है कि अब आपको यहाँ मेन चीज़ ये समझनी है कि इस पूरे डीएनए में 2 रेप्लिकेशन फोक बन रही है, ठीक है, यू कैन सी हियर। तो एक रेप्लिकेशन फोक पे तो पूरी कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। जस्ट मैंने डाल रहा, ओके। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो सिंथेसिस है ये कंटिन्यूअस मैनर में है, इधर कोई फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में नहीं बन रहा है। तो इसे हम बोलेंगे कि ये स्ट्रैंड जो है आपकी कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस कंटिन्यूअस मैनर में है। लेकिन इधर जो हो रहा है इस जगह पे आपका जो है फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में सिंथेसाइज हो रहा है, इसलिए इस स्ट्रैंड को हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो डीएनए की सिंथेसिस है वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में है, ठीक है। और क्योंकि जो कंटिन्यूअस वाली है वो जल्दी सिंथेसाइज हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए उसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। तो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड जहाँ पे सिंथेसिस होती है वो लीडिंग स्ट्रैंड होती है, और जो क्योंकि फ्रैगमेंट्स में सिंथेसाइज हो रही है तो थोड़ा देर में सिंथेसाइज होगी, इसलिए इसे हम लैगिंग स्ट्रैंड का नाम देते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, जहाँ पे फ्रैगमेंट्स में सिंथेसाइज होगा वो डिसकंटिन्यूअस, जहाँ पे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनेंगे वो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी या लैगिंग स्ट्रैंड होगी, और जो जहाँ पे आपका कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है मतलब ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स नहीं बन रहे हैं, उसे हम कहेंगे कि वो लीडिंग स्ट्रैंड है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, अभी तक हमें ये पढ़ते आए हैं हम कि एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस है, एक स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस है, बट ऐसा नहीं होता है। कोई भी एक स्ट्रैंड कम्प्लीटली कंटिन्यूअस या कम्प्लीटली डिसकंटिन्यूअस नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन द रेप्लिकेशन फोक। तो अगर आप ये देखेंगे कि ये रेप्लिकेशन फोक, एक ये रेप्लिकेशन फोक है जो यहाँ से खुली हुई है, ठीक है, और दूसरी रेप्लिकेशन फोक जो है आपकी इधर है, यू कैन सी हियर, दिस इज़ योर अनदर रेप्लिकेशन फोक, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किस फोक के बारे में बात कर रहे हैं, किस स्ट्रैंड के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर इसी स्ट्रैंड को आप लें, ठीक है, ये रेड वाली, तो इसके इस डायरेक्शन में तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस है यहाँ पे, लेकिन वहीं पे अगर आप यहाँ देखेंगे तो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो बोथ स्ट्रैंड अंडरगो कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, ईच स्ट्रैंड विल हैव 50% लीडिंग एंड 50% लैगिंग, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, कि इसमें 50% लीडिंग होगी, 50% लैगिंग, ठीक है। तो एक फोर्क पे आपकी लीडिंग होगी, एक फोर्क पे आपकी लैगिंग होगी। अब कौन सी रेप्लिकेशन फोर्क पे लीडिंग, कौन सी रेप्लिकेशन फोर्क पे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनेंगे, कौन किस पे नहीं बनेंगे, वो डिपेंड करता है इस बात पे कि आपका ओके, इट डिपेंड्स ऑन कि आपका जो रेप्लिकेशन फोक का डायरेक्शन है और आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन का डायरेक्शन है वो किधर है। जैसे आप इस रेप्लिकेशन फोक को अगर आप देखेंगे जस्ट ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेप्लिकेशन फोक इधर की तरफ बन रही है, मतलब ये डीएनए इधर की तरफ खुल रहा है, यू कैन सी हियर, दिस इज़ द रेप्लिकेशन फोक। लेकिन जो अगर आप इस स्ट्रैंड पे देखेंगे तो इसकी रेप्लिकेशन की डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में, रेप्लिकेशन फोक के डायरेक्शन में, जिधर रेप्लिकेशन फोक खुल रही है रेप्लिकेशन भी उधर ही हो रहा है। तो जब अगर रेप्लिकेशन फोक की डायरेक्शन और रेप्लिकेशन की डायरेक्शन सेम होती है तो वहाँ पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, वहाँ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स नहीं बनते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें जस्ट, ठीक है, अगर आप इधर देखें इस स्ट्रैंड की तरफ, ये रेप्लिकेशन की तरफ,
तो ये जो फोर्क है ये खुल इधर रही है, लेकिन रेप्लिकेशन जो है आपका इधर की डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, इस पे। तो यहाँ पे फिर ये डिसकंटिन्यूअस मैनर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब अपोजिट डायरेक्शन होता है दोनों का, तब तो आपका ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बनेगा, और जब नहीं होगा तो आपके फ्रैगमेंट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स? दे आर द शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो कि अराउंड 150 to 200 बेस पेयर होते हैं, ठीक है, जो डिसकंटिन्यूअस मैनर में सिंथेसाइज होते हैं और बाद में उन्हें लाइगेज के थ्रू जो है लिंक कर दिया जाता है, उन्हें जोड़ दिया जाता है। तो देयर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आर फाउंड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क इज अपोजिट टू दैट ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क मूवमेंट, ठीक है। सो this is all about different principles of replication. So in the next video we'll see about the process of replication in prokaryote and eukaryote. So thank you so much.